हेलो फ्रेंड्स, हम कक्षा 11वीं जीव विज्ञान एनसीईआरटी का चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं प्राणी जगत। इसके पिछले चौथे वीडियो में मैं आपको इकाई नोडर्मेटा तक पढ़ा चुका था और कॉर्डेटा पढ़ाना शुरू किया था। तो कॉर्डेटा में ये मैंने आपको इसके क्लासिफिकेशन बताए थे कि कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड का होना ज़रूरी है। उसके अलावा और भी कई कैरेक्टर थे जो हमने कल बताए हैं आपको पिछले क्लास में, फोर्थ वीडियो में। तो उसको आप अगर नहीं देखें तो कृपया देख लें, तो आपको कॉर्डेट ठीक ढंग से समझ में आ पाएगा। तो हमने यहाँ पर ये देखा था कि कॉर्डेट में जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है उनको वर्टिब्रेट कहते हैं, और वर्टिब्रेटा को फिर दो डिवीजन में बांटा गया था, है ना। एग्नेथोस्टोमेटा और ग्नेथोस्टोमेटा, है ना। इसमें जिसमें जबड़े नहीं होते हैं और इनमें जबड़े होते हैं। जबड़े वाले में फिश और चतुष्पाद दो प्रकार के जीव हैं, इनके बारे में मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है। तो अब वे जिनमें जबड़े नहीं हैं, एग्नेथोस्टोमेटा जिनको कहते हैं, उसका एक वर्ग है बस साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा का मतलब होता है जिनका माउथ गोल होता है, मुख जिनका गोल होता है। साइक्लो फ्रॉम गोल और स्टोमेटा मतलब माउथ। तो इसमें मुख्यतः दो प्राणी ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। एक का नाम है पेट्रोमाइजॉन जिनको लैम्प्रे भी कहते हैं, और दूसरा नाम है मिक्सिन जिसको हैगफिश या चुड़ैल मछली भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये खून पीते हैं। किनका? दूसरे मछलियों का। ये मछली नहीं है, मछली जैसे दिखते हैं, थोड़ा थोड़ा छोटे से एनिमल होते हैं इतने बड़े, और ये दूसरे का खून पीते हैं, दूसरे मछलियों का। तो मिक्सिन जो है हैगफिश, उनको कहा जाता है चुड़ैल मछली। ये देखिए, ठीक है, ये मिक्सिन है। और ये यहाँ पर फोटो जो बना है पेट्रोमाइजॉन का है। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं, देखिए लिखा है। और बाह्य परजीवी का मतलब है बाहर से चिपक के खून चूसते हैं, रस चूसते हैं शरीर का। इसका शरीर लंबा होता है। श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़े गिल्स होते हैं। क्लोम छिद्र का मतलब गिल्स, ठीक है, 6 से 15 जोड़े होते हैं। साइक्लोस्टोमेटा में बिना जबड़ों का चूषक तथा वृत्ताकार मुख होता है ना। मैंने कहा था ना, गोल मुख होता है, वृत्ताकार मुख होता है, और जबड़े नहीं है लेकिन चूषक है जिससे शरीर का रस चूसते हैं ये। इसके शरीर में शल्क तथा युग्मित पंखों का अभाव होता है। ये जो दो कैरेक्टर लिखा है, शल्क का मतलब आप जानते हैं स्केल्स, वो मछली में जो ऐसे ऐसे करके निकाल देते हो आप, वो शल्क है। और युग्मित पंख, एक्चुअली ये फिन्स की बात कर रहे हैं जिससे मछली ऐसे तैरते हैं। तो मछली में युग्मित फिन्स होते हैं। मतलब क्या कि शुरू में जो दो होते हैं हमारे हाथ की जगह में, उसको हम वहाँ पर पेक्टोरल फिन कहते हैं, अंश पंख कहते हैं। और जो पीछे हमारे पैर के जगह वाले जगह पे होता है उसे पेल्विक फिन्स कहते हैं। श्रोणी, पेल्विक मतलब श्रोणी, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर युग्मित नहीं होते, आप देख सकते हैं इनके शरीर में ऐसे ऊपर में, ये देखिए एक पंख है और एक ये है फिन है, पीछे टेल फिन है ना। तो ऊपर वाला ये डॉर्सल फिन कहलाता है और पीछे वाला कॉडल फिन कहलाता है, ठीक है। लेकिन युग्मित ऐसे दो यहाँ और पीछे एक, ऐसा नहीं होता। कपाल तथा मेरुदंड उपस्थित होते हैं। देखिए कपाल मतलब ये सिर, ठीक है, और मेरुदंड मतलब पीछे जो रीढ़ की हड्डी है जिसके अंदर मेरु रज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड। कल मैंने पिछले क्लास में आपको डिटेल बताया है इसका। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, और बंद प्रकार का तो आपने इकालोडर्मेटा से भी देखा था कि बंद प्रकार का है, हेमिकॉर्डेटा में भी है और यहाँ पर भी है। उससे पहले वालों में जो था आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में खुले वाले थे, एनालिडा में भी बंद प्रकार का था। ये समुद्री होते हैं किंतु जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं। ये प्रवासी जीव हैं। बहुत सारे प्रवासी जीव होते हैं, प्रवासी मछली भी होते हैं, जैसे कि सैल्मन फिश। सैल्मन फिश भी समुद्र से नदी में जाता है। और वैसी एक ईल मछली होता है, ईल, वो नदी से समुद्र में जाता है प्रजनन करने के लिए। तो इनको माइग्रेटरी फिश कहते हैं, है ना, प्रवासी फिश कहते हैं। जनन के कुछ दिन बाद वे मर जाते हैं। इसके लार्वा कायांतरण के बाद समुद्र में लौट आते हैं, है ना। तो समुद्र से नदी में जाते हैं, वहाँ प्रजनन करके मर जाते हैं और फिर उनके बच्चे वापस समुद्र में आते हैं। तो दो मैंने नाम बताए, एक है पेट्रोमाइजॉन जिसको लैम्प्रे कहते हैं, और दूसरा मिक्सिन जिसको हैगफिश कहते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार के यहाँ पर नाम आपने देख लिए, ठीक है। अब देखिए कि हमने साइक्लोस्टोमेटा पढ़ लिया जो कि जबड़े रहित वाले का
कैटेगरी है। देखिए जबड़े रहित में साइक्लोस्टोमेटा है। अब हम ग्नेथोस्टोमेटा पढ़ेंगे जिसमें जबड़े होते हैं। इसमें दो सुपर क्लास थे, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है। सुपर क्लास हैं दो, एक सुपर क्लास है फिश और दूसरा सुपर क्लास है टेट्रापोडा। अभी जो फिश का जो पाइसेस का सुपर क्लास है, पाइसेस नाम है इसका सुपर क्लास का, इस सुपर क्लास में दो वर्ग हैं, दो क्लास हैं। कॉन्ड्रिक्थीज यानी कि कार्टिलेजिनस फिश उपास्थि मछली, और ऑस्टिक्थीज मतलब बोनी फिश मतलब अस्थिल, है ना। तो अब इनको पढ़ेंगे अपन। इसमें जबड़े हैं। तो सुपर क्लास पाइसेस उसका पहला क्लास है, पहला वर्ग है कॉन्ड्रिक्थीज। देखिए जो कॉन्ड्रीन शब्द है उसका इस्तेमाल किया जाता है उपास्थि के मैट्रिक्स के लिए। ये जो कार्टिलेज है, जैसे हमारा कान एक कार्टिलेज का बना हुआ है उपास्थि, इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसे हम कहते हैं कॉन्ड्रीन। और वैसे ही बोन के अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसे हम कहते हैं ओशिन। तो उसी कॉन्ड्रीन से कॉन्ड्रिक्थीज और ओशिन से ऑस्टिक्थीज बना है, मतलब कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश। तो जो कार्टिलेजिनस फिश है इनके अंतः कंकाल जो होते हैं वो पूरे कार्टिलेज के यानी उपास्थि के बने होते हैं, उनमें अस्थि नहीं पाया जाता। ये अलग बात है कि उनकी जो उपास्थि होती है वो भी अस्थि के जैसे मजबूत हो जाते हैं, उनमें भी कैल्शियम जमा हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का जमा हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉरी कैल्शियम फॉस्फेट का जमा हो जाता है, और वो भी बोन के जैसे मजबूत हो जाते हैं, लेकिन उनमें होता वो कार्टिलेज ही है। और ये जो फिश है ये केवल समुद्र में पाए जाते हैं। इनकी एक और पहचान है कि इनके गिल्स के ऊपर आवरण नहीं होता है। जो गिल होते हैं उनके ऊपर एक आवरण होना चाहिए जिनका नाम है ऑपरकुलम, और वो बोनी फिश में पाया जाता है। कार्टिलेजिनस फिश में ऑपरकुलम यानी गिल का आवरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, एक तो ये केवल समुद्र में मिलते हैं और स्वच्छ जल में नहीं मिलते हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है शार्क। शार्क आप सबको जानते हैं, और स्कॉलियोडॉन, है ना, ये उसके एग्जाम्पल हैं। एक दो और एग्जाम्पल है, उनको भी हम देखेंगे। ये धारा रेखी शरीर के समुद्री प्राणी है। अब देखिए धारा रेखी का मतलब क्या होता है, ऐसा ये लंबे से ऐसे होते हैं जिससे इनको तैरने में सहायता होती है। ठीक है, तो ये जो फोटो बना हुआ है स्कॉलियोडॉन का है, जिसको अपन डॉग फिश कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि उनके सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। इनके ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स जो होते हैं, जो सूंघने का सेंटर होता है, वो बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं और इसलिए सूंघने की क्षमता ज़्यादा होती है। एक बूंद खून अगर आप समुद्र में गिरा देते हो तो समुद्र में 2 किलोमीटर दूर अगर शार्क मछली है या ये जो स्कॉलियोडॉन है, तो इसको इसकी स्मेल आ जाती है। इतना पावरफुल स्मेलिंग पावर है इसमें। ठीक है, इनका धारा रेखी तथा इनका अंतः कंकाल उपास्थि है। ये अंत कंकाल लिख दिया है, एक्चुअली अंतः कंकाल है ये। ठीक है, अंतः कंकाल उपास्थि है का मतलब क्या है कि इसमें उपास्थि का बना हुआ अंतः कंकाल है। ठीक है, मुख अधर पर स्थित होता है। देखिए जब आप शार्क ऐसे देखते हो तो उसका माउथ ऐसे नीचे साइड में यहाँ पर होता है, जबकि बाकी फिश का ऐसे सामने में होता है, लेकिन शार्क वगैरह का ऐसे नीचे में होता है। इसको अधर कहते हैं। नीचे वाला साइड अधर यानी वेंट्रल, ऊपर वाला डॉर्सल पृष्ठ, है ना। तो वेंट्रल सतह पे ऐसे मुख होता है नीचे साइड में। पृष्ठ रज्जु चिरस्थायी होती है। पृष्ठ रज्जु का मतलब वर्टिब्रल कॉलम ये रहता है। क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं तथा ऑपरकुलम से ढके नहीं होते हैं। तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि इनके जो गिल्स होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग होते हैं और उनमें आवरण नहीं होता अपरकुलम का, जो कि बोनी फिश में होता है। त्वचा दृढ़ तथा सूक्ष्म पटाव शल्क युक्त होते हैं। देखिए शल्क के अलग अलग प्रकार होते हैं। एक होता है प्लेकॉइड, टिनॉइड, साइक्लॉइड, गेनॉइड, ऐसे कई प्रकार के शल्क होते हैं। उसी में जो प्लेकॉइड शल्क है उसको हिंदी में पटाव शल्क कहते हैं। तो ये प्लेकॉइड स्केल केवल एक ही स्केल है जो इन फिश में होते हैं। जो कार्टिलेजिनस फिश हैं उनमें प्लेकॉइड या पटाव शल्क ही पाए जाते हैं बस। बाकी जो शल्क हैं वो बोनी फिश में पाए जाते हैं, वो इनमें नहीं पाए जाते। और प्लेकॉइड वाला बोनी में नहीं पाया जाता। मतलब दो कैटेगरी है, प्लेकॉइड वाला केवल कार्टिलेजिनस में, और बाकी जो मैंने नाम बताया गेनॉइड, सेक्लॉइड, टेनॉइड, ये सब बोनी फिश में। तो दो कैटेगरी है ना।
पटाव दांत पटाव सल्क के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े दंत होते हैं। अब देखिए, पहली बात तो ये कि इनका ये जो पटाव शल्क है प्लेकॉइड स्केल, इनकी संरचना दांत के जैसे होती है। दांत की संरचना कैसे होती है? ऊपर इनेमल होता है, अंदर डेंटाइन होता है, उसके अंदर पल्प कैविटी होता है, नीचे सीमेंट होता है। ये सब दांत की संरचना है। बिल्कुल वैसी संरचना इनके प्लेकॉइड स्केल की है। दूसरी बात यह है कि इनके जो बक्कल कैविटी है, माउथ है, उसके अंदर जो दांत होते हैं वो भी बिल्कुल उनकी संरचना भी इनके जैसे ही होती है। और इनके दांत ऐसे पीछे की ओर ऐसे मुड़े होते हैं मुंह के अंदर, और ये केवल भोजन को पकड़ के निगलने में सहायता करते हैं, उनको चबाने में काम नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन वो इतने जोर से काटते हैं ऐसे करके कि किसी का भी शरीर उतने से टुकड़े होकर निकल जाता है। मतलब किसी इंसान को ये सेकंडों में कई टुकड़े में बांट सकते हैं, लेकिन चबाते नहीं है, पीसते नहीं है भोजन को। ठीक है, इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। इनके जबड़े में यानी मुख में अगर कोई चीज पड़ा अपना शिकार तो वो निकल नहीं पाएगा। ये सब मछलियां हैं, है ना, ट्रू फिश है, ये सभी मछलियां हैं। देखिए आपको एक और चीज बता देता हूं, पीएमटी में एक क्वेश्चन आता रहा है कि निम्न में से कौन सत्य मछली है, विच इज ट्रू फिश। क्योंकि कई ऐसी प्राणी हैं जिनमें फिश नाम लिख दिया है लेकिन वो फिश नहीं है। जैसे आपने इकाइनोडर्मेटा में पढ़ा स्टार फिश, लेकिन वो फिश नहीं है, वो इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। स्टार फिश तारा मछली है ना। वैसी एक सिल्वर फिश नाम आता है, सिल्वर फिश। लेपिस्मा नाम के एक कीट, एक इंसेक्ट को कहते हैं सिल्वर फिश। वैसे डेविल फिश, ये ऑक्टोपस जो होता है मोलस्का, उसको डेविल फिश कहते हैं। और उसी में एक है कटल फिश सीपिया, वो भी मोलस्का है। लेकिन ये जो डॉग फिश है स्कॉलियोडॉन, ये सत्य मछली है, और इसी का नाम जनरली 4-5 ऑप्शन में दिया रहता है, डॉग फिश ये सत्य मछली है। बाकी सब उसमें जो नाम रहते हैं वो असत्य मछलियां होती हैं। ठीक है, वायु कोश की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। देखिए अब ये वायु कोश के बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए। वायु कोश जो है शरीर में लंग्स के अलावा, गिल्स के अलावा कुछ ऐसे एयर ब्लेडर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हवा भरी रहती है। तो ये दो काम करते हैं। एक तो ये कि चूंकि उसमें हवा भरी रहती है तो वो श्वसन में सहायता करते हैं। ठीक है, तो गिल्स को लगातार काम करने की आवश्यकता नहीं होती जिनमें एयर ब्लेडर होता है। दूसरा, इनको एयर ब्लेडर जो है ऐसे उत्प्लावन प्रदान करता है, इसे उपलाने में मदद करता है जिनमें होता है। किनमें होता है? बोनी फिश में। लेकिन इनमें एयर ब्लेडर नहीं है, कार्टिलेजिनस फिश में। तो इसका दो नुकसान है। एक तो ये कि ये अगर नहीं तैरेंगे तो ये नीचे ऐसे बैठ जाएंगे, इनको उत्प्लावन नहीं मिल पाएगा। दूसरा बात ये है कि लगातार इसलिए भी तैरते हैं कि सांस लेने के लिए इनको लगातार गिल्स का काम लेना पड़ता है। और गिल्स कैसे काम करता है? तो मुंह से पानी अंदर जाता है और गिल्स से निकलता है, उसी दौरान वो श्वसन का काम करता है। तो चूंकि एयर ब्लेडर नहीं है तो लगातार गिल्स को काम करना पड़ता है, इसलिए इनको लगातार तैरना पड़ता है। तो लगातार तैरने के दो कारण हैं, एक तो नीचे बैठ जाएंगे बिना एयर ब्लेडर का, दूसरा सांस नहीं आएगा इनको। हृदय इनका 2 प्रकोष्ठ वाला होता है जिसमें एक आलिंद तथा एक निलय होता है। देखिए इनका जो हृदय है इस तरह से रहता है, ठीक है, एक निलय होता है, एक आलिंद होता है। आलिंद से पहले एक छोटा सा साइनस वेनोसस और इसके बाद एक छोटा सा कोनस आर्टेरियोसस। साइनस वेनोसस, ठीक है, साइनस वेनोसस, उसके बाद ऑरिकल, उसके बाद वेंट्रिकल, उसके बाद कोनस आर्टेरियोसस। तो ये जो दोनों है छोटे वाले, इनको सत्य चेंबर नहीं माना जाता है, ट्रू चेंबर नहीं माना जाता है। ये जो ऑरिकल और वेंट्रिकल है ये 2 सत्य चेंबर हैं। ठीक है, तो शरीर का जो अशुद्ध रक्त है वो सीधा सीधा इनमें आता है, आगे बढ़ जाता है और रास्ते में शुद्ध होकर सीधे शरीर में चला जाता है। रास्ते में जो गिल्स हैं इनको शुद्ध कर देते हैं। तो इसलिए इनमें सिंगल सर्किट सर्कुलेशन है। मतलब क्या कि हृदय में केवल अशुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध होने के बाद वापस हृदय में नहीं आता। हम लोगों में डबल सर्किट है, हमारे में पहले अशुद्ध रक्त आता है हृदय में, शुद्ध होने के लिए लंग्स में जाता है, शुद्ध होने के बाद वापस हृदय में आता है, हृदय से फिर शरीर में जाता है। तो हृदय में शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों एक मतलब अलग अलग आते हैं, इसलिए डबल सर्किट है। हम लोगों में 4 चेंबर है, इन लोगों में सिर्फ 2 चेंबर है और ये सिर्फ अशुद्ध रक्त को पास करते हैं, इसलिए इनका सिंगल सर्किट सर्कुलेशन है। ठीक है, इनमें से कुछ में विद्युत अंग होते हैं, जैसे टॉर्पीडो जिसको इलेक्ट्रिक रे कहते हैं।
उसमें ऐसे दो विद्युत अंग होते हैं, उनको छुओगे तो 220 से 440 वोल्ट का करंट मारता है। कई बार लोग उसको छू के मरे भी हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं। कुछ में विष दंत होते हैं, ट्राइगॉन, ठीक है। देखिए ट्राइगॉन ऐसे उसके जैसा दिखता है, पतंग जैसा दिखता है, काइट जैसा। तो इसके पीछे पूंछ में एक दंश होता है, डंक मारने वाला चीज होता है। इसके डंक मारने से मर भी जाते हैं। ये जो नेट जियोग्राफी होता है चैनल, उसमें एक आता था स्टीव करके, कोई नाम था उनका, स्टीव करके। वो ऐसी शूटिंग कर रहे थे समुद्र के अंदर, वही वाइल्ड एनिमल पे शूटिंग करते थे वो, और उसी पे उनका प्रोग्राम आता था। तो वो समुद्र पे शूटिंग कर रहे थे, तो उनको उसने रियल में डंक मारा था, इसे ट्राइगॉन ने, और वो बेचारे मर ही गए थे। ये बहुत पेपर में आए थे, आज से 7-8 साल पहले की घटना है ये सब असमतापी या पैक्युलोथर्मल होते हैं, अर्थात इनके शरीर का तापमान नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती है। देखिए दो प्रकार के जंतु होते हैं, एक होते हैं असमतापी यानी पाइक्युलोथर्मिक, ठीक है, और दूसरे होते हैं होम्योथर्मल या समतापी हिंदी में, ठीक है। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है। समतापी जैसे हम लोग हैं, स्तनीय, और दूसरे होते हैं बर्ड्स। दुनिया में सिर्फ दो ही प्रकार के जंतु हैं, बर्ड्स और मैमल्स, यानी पक्षी और स्तनीय, जिनके समतापी हैं। समतापी का मतलब होता है हमारे शरीर का तापमान एक निश्चित तापमान में स्थिर रहता है। जैसे हमारे शरीर का तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट, उतने में हमारा शरीर का तापमान फिक्स रहता है। अब कभी बुखार उखार हो गया थोड़ा बहुत कम ज़्यादा अलग बात है, नहीं तो ज़्यादातर कंडीशन में इतने में फिक्स रहता है। इसको फिक्स करने के लिए हमारा जो हाइपोथैलेमस है ब्रेन का, ये कार्य करता है और शरीर का तापमान स्थिर रखता है। लेकिन बर्ड्स और मैमल्स को छोड़ के बाकी जो जंतु हैं, मतलब फिश, एम्फीबियन, रेप्टिलियंस, ये अपने शरीर का तापमान फिक्स नहीं कर पाते हैं, रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। अगर बाहर वातावरण का तापमान बढ़ते जाता है तो इनके शरीर का तापमान बढ़ते जाता है, और कम होते जाता है तो कम होते जाता है, लेकिन एक निश्चित रेंज तक बढ़ेगा और कम होगा। अगर उस रेंज से ज़्यादा तापमान हो जाता है वातावरण में, तो फिर इनको कहीं घुस करके अपनी जान बचानी पड़ती है। वैसे ही अगर कम तापमान हो गया लिमिटेड से, तो भी इनको जान बचानी पड़ती है। जबकि मैमल्स में टॉलरेंस रेंज ज़्यादा होता है, मतलब भले ही हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री है, लेकिन 50-55 डिग्री में भी लोग रहते हैं और माइनस टेम्परेचर तक में लोग रहते हैं। मतलब शरीर का तापमान मतलब फिक्स होने के बावजूद हम लोग ज़्यादा बड़े रेंज में जिंदा रहने में सक्षम हैं, जबकि ये लोग ऐसा नहीं है, ये लोग जल्दी मर जाते हैं। तो इनको असमतापी, इनको कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड भी कहते हैं। ये जो असमतापी हैं इनको शीत रुधिर कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड, और हम लोगों को वार्म ब्लडेड कहते हैं, गर्म रुधिर, ठीक है। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। नर में श्रोणी पंख में आलिंगक पाए जाते हैं, क्लैशपर। देखिए ये जो क्लैशपर है ना, ये शिश्न जैसे अंग है। शिश्न जो नर में शिश्न होता है ना, पेनिस, वैसा अंग होता है, लेकिन ये दो होते हैं ऐसे संख्या में, 2, ठीक है। और मादा में भी योनि जैसा अंग होता है, जिसमें ये प्रवेश करके अपने शुक्राणु को छोड़ते हैं अपने निषेचन के लिए। क्यों? क्योंकि इनमें ना, इनकी जो मादा है वो अंडे पैदा नहीं करती, आंतरिक निषेचन करती है और अपने गर्भ में बच्चे का पालन पोषण करके बच्चा पैदा करती है। ये लोग विविपेरस हैं। समझ रहे हैं बात को? विविपेरस मतलब क्या होते हैं? जो बच्चे पैदा करते हैं, और ओविपेरस अंडप्रजक जो अंडे पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये विविपेरस होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है तथा अधिकांश जरायुज होते हैं। ये देखिए विविपेरस, जरायु जिसमें प्लेसेंटा होता है बच्चे को पालने के लिए पेट के अंदर, ठीक है, होते हैं। उदाहरण है स्कॉलियोडॉन यानी कुत्ता मछली। इसके अलावा प्रिस्टिस यानी आरा मछली। ये देखिए, ये फोटो यहाँ पर आरा मछली का भी छपा है। देखिए इनका जो ये है माउथ है, मतलब एक प्रोबोसिस टाइप का है, ये ऐसे बना हुआ है जैसे आरी होता है, इसमें दांते 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 जैसे होती हैं, है ना। तो इसको कहते हैं प्रिस्टिस, ठीक है। और क्या है? कार्केरोडॉन, विशाल सफेद शार्क। अब एक चीज आप बताइए, एक आखिरी में निकलेगा ट्राइगॉन यानी व्हेल शार्क। देखिए आप लोग हमेशा सुनते हैं कि सबसे बड़ी जंतु जो है वो ब्लू व्हेल है, नीली व्हेल। लेकिन क्या आपको पता है कि नीली व्हेल एक स्तनी है, वो मछली नहीं है। तो फिर सबसे बड़ी मछली अगर हम कहें तो कौन है?
तो सबसे बड़ी मछली में ये दोनों आते हैं, ये जो आखिरी में लिखा है। एक तो है ग्रेट व्हाइट शार्क जिसका नाम है कार्केरोडॉन, और दूसरा है ट्राइगॉन व्हेल शार्क। ये मछली हैं और मछलियों में सबसे बड़े साइज इन्हीं के हैं, ठीक है। जबकि स्तनियों में और सभी जीवों में सबसे बड़ा है ब्लू व्हेल, ठीक है। इसी में एक खैर उसमें आता है वो किलर व्हेल, वो भी सबसे बड़ी मछलियों में आते हैं। तो ये सब बड़े मछलियां हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो कॉन्ड्रिक्थीज हैं उनका अंतःकंकाल कार्टिलेज का बना हुआ है और बहुत सारी और विशेषताएं हैं जैसा हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। अब है वर्ग ऑस्टिक्थीज, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि ओशिन जो है वो बोन का मैट्रिक्स है, अस्थि का मैट्रिक्स वो ओसिन कहलाता है। तो जिन मछलियों का अंतःकंकाल बोन का बना हुआ है, अस्थि का बना हुआ है, उसे ऑस्टिक्थीज कहते हैं। अब इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता कि ये दोनों जगह हैं, समुद्री जल में भी है और स्वच्छ जल में भी है। दूसरी बात कि इनमें जो माउथ है वो टिप में है, जबकि इसमें नीचे साइड में देखा था आपने, ये इसमें टिप में है। तीसरा, इनके गिल्स के ऊपर एक कवर है जिसका नाम ऑपरकुलम है। चौथा, इनके अंडे पैदा होते हैं, अंडे देते हैं। ये आंतरिक निषेचन होता है, कुछ में बाह्य निषेचन भी होता है, ज्यादातर में बाह्य निषेचन है और अंडे देते हैं, ठीक है। इनमें वायु कोश है जो इनके श्वसन में भी मदद करता है और इनको उत्प्लावन भी प्रदान करता है, ठीक है। इस वर्ग की मछलियां लवण तथा अलवण दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है, मतलब समुद्री जल में भी और स्वच्छ जल में भी। इनका अंतःकंकाल अस्थिल होता है। आप देख सकते हैं ये चित्र में दो मछलियां दिख रही हैं, एक समुद्री घोड़ा और दूसरा कतला कतला। तो समुद्री घोड़ा हिप्पोकैम्पस, ठीक है, और कतला कतला, ज़्यादातर आप इस मछली को खाते भी हो। और ये जो समुद्री घोड़ा है, ये इसका जो नर है उसके यहाँ पर एब्डोमेन के पास एक पाउच होता है जिसमें ये अपने बच्चों को रख के पालन पोषण करते हैं। तो एक प्रकार से इनमें पैतृक रक्षण होता है, पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर मतलब अपने बच्चों की देखभाल करना, पैतृक रक्षण की प्रक्रिया इसमें देखने को मिलता है। इनका शरीर धारा रेखित होता है तभी ये तैर पाते हैं। मुख अधिकांशतः अग्र सिरे पर होता है, टिप में होता है मुख। 4 जोड़ी क्लोम छिद्र दोनों ओर ऑपरकुलम से ढके होते हैं। इनमें जो क्लोम छिद्र हैं उनकी संख्या 4 होती है, अधिकतम 6 होती है। लेकिन जो कार्टिलेजिनस फिश थे उनमें क्लोम छिद्रों की संख्या 4 या 6 से अधिक होती है, 10-12 तक होती है, इनमें कम होते हैं। त्वचा में साइक्लॉइड और टिनॉइड सल्क पाए जाते हैं और वहां पर पाए जा रहे थे प्लेकॉइड, पटाव, यहां पर साइक्लॉइड, टिनॉइड। वायु कोश इनमें उपस्थित होता है जो उत्प्लावन में सहायता करता है और साथ ही ये श्वसन में भी सहायता करता है, ठीक है। और इन्हीं में से आगे चल के डिप्नोई करके एक ग्रुप बनता है इनका मछलियों का, डिप्नोई। उनमें ये वायु कोश बहुत विकसित होते चले जाते हैं, हो गए हैं, और इसलिए वो लंग्स के जैसे भी काम करने लगे हैं। तो वे जल से बाहर निकल के भी काफी समय तक जिंदा बच जाते हैं और उन्हीं से आगे चल के उभयचरों का विकास हुआ है जो जल से बाहर रह पाते हैं, ठीक है। हृदय में 2 प्रकोष्ठ इनमें भी है, एक आलिंद एक नीलय, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले थे। ये भी असमतापी होते हैं, अपने शरीर का तापमान स्थिर नहीं रख पाते। नर मादा इनमें भी अलग अलग हैं, लेकिन अधिकांशतः ये एक तो अंडज होते हैं और बाह्य निषेचन होता है। मैंने पहले ही बताया इस चीज को, अंडे पैदा करते हैं और निषेचन बाह्य होता है, अंडाणु शुक्राणु। परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है क्योंकि इनमें कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। उदाहरण है समुद्री एक्सोसीटस, उड़न मछली। उड़न मछली में क्या होता है, यहाँ पर फिन्स के पास, वो जो फिन से थोड़े से विकसित हो जाते हैं, तो ये पानी से ऊपर निकल करके कुछ दूर तक ऐसे हवा में रह के फिर पानी में गिर जाते हैं। ऐसे पक्षियों जैसे नहीं उड़ पाते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा दूर उड़ते हैं। हिप्पोकैम्पस का भी सामने फोटो है, ठीक है। उसके अलावा देखिए ये तो सब समुद्री है, एक्सोसीटस, हिप्पोकैम्पस समुद्री है, ठीक है। लेकिन जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, बिना समुद्र वाले पानी में, अलवणीय जल में, इनमें लेबियोरोहिता, लेबियोरोहिता जिसको रोहू कहा जाता है, कतला कतला है ना, जिसको कतला के नाम से जाना जाता है, क्लेरियस जिसको मागुर है ना, एक्वेरियम बेटा इसको फाइटिंग फिश कहते हैं, इनको एक्वेरियम में भी रखा जाता है, और पेट्रोपसम एंगुइस फिश
ठीक है, तो इनको आप नाम को देख लीजिए और ये कुछ फोटोज हैं, इनको आप देख लीजिए, ज़्यादा कुछ इसमें और देखने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में जितना दिया है नीट में भी लगभग उतना ही पिछले सालों में पूछा है। ठीक है, तो इनको जरा ध्यान रखेंगे आप। अब है वर्ग एम्फीबिया, क्योंकि अभी तक आपने सुपर क्लास पाइसेस देखा, सुपर क्लास पाइसेस, ठीक है, जिसमें 2 प्रकार के फिश, 2 वर्ग थे उसमें, कॉन्टिक्थिस ऑस्टिक्थिस। अब हम देखेंगे सुपर क्लास टेट्रापोडा, जिसमें 4 पैर होते हैं। तो उसमें एम्फीबियन, रेप्टिलियन, बर्ड्स और मैमल्स 4 आते हैं, 4 वर्ग आते हैं। तो उनमें पहला वर्ग है एम्फीबिया, यानी उभयचर। उभयचर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पानी में भी और स्थल में भी रह सकते हैं। तो ज़्यादातर इनके जीवन का ज़्यादातर समय स्थल में ही कटता है, लैंड में, लेकिन जब इनको प्रजनन करना रहता है तो इनको जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जल में ही अपने अंडाणु शुक्राणु छोड़ते हैं। वहीं पर इनका बाह्य निषेचन होता है, उसमें से टैडपोल लार्वा निकलता है अंडे से विकसित होके, फिर टैडपोल लार्वा धीरे धीरे 65-70 दिनों में मेढक बन के यानी उभयचर बन के बाहर आता है। तो मेढक इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, और उससे एक और है ये सैलामेंडर, एक और होता है इक्थियोफिश। ठीक है, 3 इसके ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल होते हैं। तो सैलामेंडर में पूंछ होता है ना, इसमें पूंछ नहीं होता है। और तीसरा होता है इक्थियोफिश, जो सांप जैसा होता है, उसमें पैर नहीं होता है। ठीक है, तो वो 3 प्रकार के यहाँ पर होते हैं। तो 2 शब्दों से बना है, एम्फी मतलब 2 और बायोस मतलब जीवन, जो स्थल और जल दोनों में रह सकते हैं, इसलिए इनका नाम उभयचर है, एम्फीबियन है ना। इनमें भी 2 जोड़े पैर होते ही हैं जनरली, सिर्फ इक्थियोफिश को छोड़ के, जो सांप जैसा है। शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। इनमें नेक नहीं होता है, जनरली गर्दन इन लोगों में देखने को नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं मेढक में गर्दन जनरली नहीं है। कुछ में पूंछ जरूर उपस्थित होता है, सैलामेंडर में आप देख सकते हैं। इसकी त्वचा नम और शल्क रहित होता है। कुछ में शल्क थोड़े बहुत हो सकते हैं, जैसे इक्थियोफिश में होते हैं, लेकिन वो भी त्वचा में धंसे होते हैं, ऐसे मछलियों जैसे निकले नहीं होते हैं। नेत्र में पलक होते हैं। ठीक है, बाह्य कर्ण की जगह कर्ण पटल पाया जाता है। ये बाह्य कर्ण नहीं होते, सिर्फ एक छिद्र होता है जिसके द्वारा ये थोड़ा बहुत सुनाई इनको देता है। आहारनाल, मूत्राशय, जनन पथ सब एक कोष्ठ में खुलते हैं, जिसको अवस्कर छिद्र या क्लोएका कहते हैं। देखिए, हमारे में एनस है, गुदा द्वार, जो केवल मल पदार्थ को पास करता है। उसके अलावा मूत्र को पास करने के लिए, निकालने के लिए अलग रास्ता है। ठीक है, तो नर में हम लोगों में मल के लिए अलग रास्ता है गुदा द्वार, मूत्र के लिए और वीर्य के लिए एक रास्ता है जो अलग यूरेथ्रा या पेनिस के द्वारा बाहर आता है। लेकिन कुल मिला के मल द्वार अलग और बाकी अलग हो गए। महिला मतलब फीमेल में तो तीनों अलग अलग हैं, है ना। मल द्वार अलग है, गुदा द्वार, फिर प्रजनन के लिए वेजाइना और उसके लिए यूरेथ्रा, 3 अलग अलग रास्ते हैं। लेकिन इन लोगों में ये सब कार्य करने के लिए एक ही रास्ता है, और उस रास्ते को हम कहते हैं अवस्कर छिद्र या क्लोएका। उसी से यूरिन भी पास होता है, उसी से मल भी पास होता है, उसी से अंडाणु अगर फीमेल है तो, या उसी से शुक्राणु अगर नर है तो एक ही छिद्र से वो काम होते हैं सारे काम, तो उसको अवस्कर छिद्र कहते हैं। श्वसन क्लोम द्वारा, फुफ्फुस द्वारा और त्वचा के द्वारा होता है। अब ध्यान से देखिए, इनका जो टैडपोल लार्वा होता है उसका श्वसन गिल्स के द्वारा यानी क्लोम के द्वारा होता है। लेकिन जैसे ही वो एडल्ट बन के, वयस्क बन के बाहर आते हैं, जैसे मेढक है, तो इसमें श्वसन 3 प्रकार से होता है। एक तो श्वसन लंग्स के द्वारा होता है, सांस लेते हैं। लेकिन जब ये सांस लेते हैं तो पहले हवा जो है बक्कल कैविटी में भरता है। इनका नाक सीधे बक्कल कैविटी में खुलता है। हमारा नाक फेनिक्स में यानी ग्रसनी में खुलता है, तो सीधे लंग में जाता है हवा। इनका नाक जो है सीधा, नाक ऐसे नाक तो होता नहीं, सिर्फ 2 छिद्र होते हैं, नासा छिद्र, वो सीधे बक्कल कैविटी में खुलता है। तो मुख गुहा में हवा भरती है, फिर लंग में जाती है। तो जब मुख गुहा में हवा भरती है तो वहीं से उनके हवा का आदान प्रदान भी हो जाता है। मुख गुहा भी लंग्स जैसा काम करता है। तो उसको जो है ओरल रेस्पायरेशन है या मुख श्वसन भी कहते हैं। 5% श्वसन मुख गुहा द्वारा होता है और करीब 65% श्वसन लंग्स के द्वारा होता है, और बाकी जो 30% श्वसन है वो त्वचा के द्वारा होती है। त्वचा गीली रहती है, ऑक्सीजन घुल के अंदर, CO2 घुल के बाहर त्वचा से। तो 3 प्रकार की श्वसन है, त्वचीय श्वसन,
फुफ्फुस यानी लंग के द्वारा और मुख गुहा के द्वारा। तो मुख गुहा वाला यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन क्लोम लिखा है, ये इनके लार्वा में होता है। ठीक है। हृदय में अब 3 प्रकोष्ठ है, जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है। तो एक आलिंद में अशुद्ध रक्त, एक आलिंद में शुद्ध रक्त, और दोनों एक साथ मिक्स हो जाते हैं निलय में। तो निलय में शुद्ध अशुद्ध रक्त मिक्स हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, और वही फिर शरीर में बहता है। तो शरीर में इनका शुद्ध अशुद्ध रक्त का मिक्स बहता है। इसके लिए इनके शरीर में ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होती है। इसलिए उभयचर जो प्राणी होते हैं वो सुस्त होते हैं, धीमे होते हैं। आप मेढक को देखना, ऐसे छू दोगे तो थोड़ा सा उचक के दूर चला जाएगा, फिर बैठ जाएगा आराम से, तेजी से नहीं भागता है। तो ये थोड़े से सुस्त इसलिए होते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। आपको एक चीज बता दूं, शुद्ध और अशुद्ध रक्त का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति से है। अगर ऑक्सीजन पर्याप्त है तो शुद्ध है रक्त, और ऑक्सीजन कम है तो अशुद्ध रक्त है, जो कि लंग हमारा काम करता है। ये रक्त की शुद्धि का काम लंग करता है, और रक्त को फिल्टर करने का काम किडनी करता है। वो साफ करता है, शुद्ध नहीं करता, साफ करता है। लंग हमारा शुद्ध करता है। दोनों में अंतर है। ये भी अक्षमतापी है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया है कि रेप्टिलियन तक, इसके बाद वाले तक भी अक्षमतापी रहेंगे, उसके बाद फिर क्षमतापी रहेंगे बर्ड्स और मैमल्स। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है, अंडोत्सर्ग करते हैं। विकास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लार्वा के द्वारा होता है। तो ज्यादातर में लार्वा तो होता ही है, टैडपोल लार्वा, इसलिए इनका जो परिवर्धन है वो अप्रत्यक्ष माना जाता है। उदाहरण है ब्यूफो यानी टोड। टोड जो होता है बिल्कुल मेढक जैसा दिखता है, लेकिन उसके त्वचा में ऐसे दाने दाने टाइप के ऐसे उभरे हुए दिखेंगे आपको, और त्वचा थोड़ी सूखी दिखेगी। और मेढक की त्वचा ऐसे चिकनी और गीली दिखेगी। मेढक, राना टिग्रिना। हाइला भी मेढक है जो पानी से ऐसे उचक करके पेड़ में चढ़ जाता है। पानी में ऐसे झुके रहते हैं ना पेड़, उनमें चढ़ जाते हैं। सैलामेंड्रा का फोटो दिख रहा है, देखिए छिपकली जैसा दिख रहा है, लेकिन रियल में देखोगे तो चिपचिपा सा एक भद्दा सा एनिमल दिखता है। और इक्थियोफिश बिल्कुल सांप जैसा दिखने वाला एक एनिमल है, ऐसे गोल लिपटा रहता है, छोटा सा रहता है, बहुत बड़ा नहीं रहता, लेकिन सांप जैसा उसका शरीर रहता है, लंबा, तो उसमें पैर नहीं रहते। ठीक है। अब है वर्ग सरीसृप। ठीक है, तो सरीसृप जिसको रेप्टिलियन कहते हैं, एक्चुअली ये रेंगने वाले जंतु है। रेंगने जैसे सांप रेंगता है, ठीक है, इसलिए इनका नाम रेप्टिलियन है। ठीक है, सरीसृप नाम रेंगने या सरकने के द्वारा होता है। लैटिन शब्द रेपेयर और रेप्टम का मतलब रेंगने या सरकना होता है। ये सब अधिकांशतः स्थलीय प्राणी हैं, क्योंकि इनको पानी की जरूरत नहीं है रिप्रोडक्शन के लिए। फिर भी जल में भी पाए जाते हैं प्राणी, जैसे कि टर्टिल, समुद्री कछुए लाखों की संख्या में जल के अंदर पाए जाते हैं, समुद्र में। शुष्क त्वचा शल्क द्वारा ढकी रहती है। इसमें केराटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वची शल्क या प्रशल्क पाए जाते हैं। देखिए, इनके शरीर में ऊपर में, सूखी त्वचा के ऊपर में थोड़ा मोटी सी त्वचा पाई जाती है, जिसको शल्क कह सकते हैं आप, या प्रशल्क कह सकते हैं, जो इनकी शरीर की सुरक्षा करता है। और ये ज़्यादा सूखे एरिया में भी इसी कारण से रह पाते हैं। ठीक है, और कछुओं में तो एक बहुत मोटी आवरण ही पाई जाती है जो इनकी सुरक्षा करता है। हथौड़ी से मार दोगे तो कुछ नहीं होगा। इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये सुन नहीं पाते हैं। ये इनको सुनाई नहीं देता, सांप को सुनाई नहीं देता। अगर आप बीन बजाओगे तो सुनता थोड़ी है वो ना, ये जो धरती या हवा के द्वारा जो वाइब्रेशन जाता है उसको सिर्फ महसूस करते हैं, वाइब्रेशन को, तरंगों को, सुनते नहीं है। कर्णपटल बाह्य कर्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन ये सुन नहीं सकते। ये 2 जोड़ी पाद उपस्थित हो सकते हैं सांप को छोड़ के। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ लिखा है, एक्चुअली मैं बताऊं 3.5 प्रकोष्ठ होते हैं इनका। जो देखिए, ये मान लो हृदय है, तो इनमें आलिंद तो पूरा विभाजित रहता है, लेकिन निलय आधा विभाजित रहता है, इसलिए एक्चुअली 3.5 चेंबर है। तो इनमें जो ब्लड है, शुद्ध अशुद्ध रक्त जो है वो पूरी तरह से मिक्स नहीं होते, तो ज़्यादा शुद्ध रक्त शरीर में बहता है, इसलिए ये एम्फीबियन की तुलना में ज़्यादा तेजी से भाग सकने वाले प्राणी हैं। ठीक है, इसीलिए आप देखना सांप वगैरह, छिपकली वगैरह तेजी से भागते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ पूरे पाए जाते हैं, ऐसे 4 प्रकोष्ठ पूरे पाए जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में 3 प्रकोष्ठ लिखा है और मगरमच्छ का 4, तो आप इसी को याद करेंगे, लेकिन एक्चुअली में 3.5 प्रकोष्ठ होता है।
सरीसृप भी असमतापी है, मैंने पहले बताया है। सर्प तथा छिपकली अपनी शल्क को त्वची केचुली के रूप में छोड़ते हैं। देखिए सांप का केचुली आप देखे होंगे, पूरा एक लेयर निकल जाता है। इस प्रोसेस को इंग्लिश में स्लोगिंग कहते हैं। स्लोग का मतलब होता है केचुली, तो स्लोइंग मतलब केचुली छोड़ना, इस प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है, ऐसा है। निषेचन आंतरिक होता है लेकिन अंडे ही देते हैं और इनमें लार्वा नहीं पाया जाता है, तो प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है इन लोगों में। ठीक है, तो उदाहरण है इसमें किलोन। किलोन क्या है? ये टर्टिल है जो समुद्री कछुए हैं, किलोन। और टेस्टुडो भी टार्टोइज है, ये जमीन में पाए जाने वाले कछुए हैं। ठीक है, हालांकि वो कछुए भी पानी में रहना पसंद करते हैं लेकिन शुद्ध जल में। कैमेलियन ये वृक्ष छिपकली है जिसको आप गिरगिट के नाम से भी जानते हो। केलोटिस ये भी वृक्षों में बगीचों में पाए जाने वाला छिपकली है, थोड़ा सा ऐसे लंबा सा ऐसे चिकना सा दिखता है ना। एलिगेटर, एलिगेटर का मतलब है मगर। ठीक है, और क्रोकोडाइल भी मगर। तो मगर दो प्रकार के होते हैं, एक जो जिसका मुंह ऐसे बहुत सा लंबा सा मुंह होता है, ठीक है, वो एलिगेटर है। और जिसका मुंह थोड़े छोटे थोड़े कम लंबा होता है वो घड़ियाल है। हेमीडेक्टाइलस ये घर में पाए जाने वाली छिपकली है। जहरीले सर्प में नाजा नाजा कोबरा है। बुंगेरस, ये बंगेरस लिख दिया है, एक्चुअली बुंगेरस होता है जिसको करैत कहते हैं। वाइपर, ठीक है, ये देखिए सबका फोटो है। ये वृक्ष छिपकली कैमेलियन है ना, घड़ियाल है, देखिए छोटा मुंह है और इसका लोग एकदम ऐसे लंबा सा मुंह रहता है एक में। ठीक है, और कछुआ आप देख सकते हैं, किलोन है जो टर्टिल है, और नाग है। ठीक है, ये है। अब आता है वर्ग पक्षी का, उसके बाद स्तनधारी है। ठीक है, तो इनको हम कंप्लीट करते हैं एनी हाउ। ठीक है, ताकि अगले क्लास के लिए ना बचे, फटाफट पढ़ाता हूं मैं आपको। ठीक है, तो पक्षियों की क्या विशेषता है? इनकी सबसे बड़ी विशेषता है इनके शरीर में पाया जाने वाला फेदर। फेदर क्या होता है? फेदर का मतलब होता है पिच, जैसे वो आप वो रखते हैं, मयूर पंख जो रखते हैं वो फेदर है। इनके पूरे शरीर को ढकता है, सिर्फ पक्षियों में पाया जाता है। दूसरा, इनका जो बोन होता है वो खोखला होता है, उसको न्यूमेटिक बोन कहते हैं। उड़ने में इनको मदद मिलती है और सांस लेने में मदद मिलती है। इनके अलावा एयर सैक्स पाए जाते हैं लंग के अलावा, तो हवा लंग में, फिर एयर सैक में, फिर बोन में भर जाता है, फिर वो वापस आता है तो फिर से लंग से गुजरते हुए आता है, तो श्वसन डुअल हो जाता है। शरीर समतापी होता है, ठीक है, जिसमें हमारे जैसा। दूसरा, हृदय पूरे 4 प्रकोष्ठ वाले होते हैं। तो ऐसे करके विकसित जंतु, इनके जो अगले 2 पैर होते हैं वो पंखों में रूपांतरित हो गए हैं। कुछ अभी भी नहीं उड़ पाते हैं, कुछ पक्षी जिनको रेटिटी ग्रुप में रखते हैं, जैसे कि आपका ऑस्ट्रिक है, कीवी है, रिया है, ये नहीं उड़ पाते हैं, बाकी सब उड़ते हैं पक्षी। ठीक है, एव्स का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो पंख हैं और उड़ते हैं। कुछ नहीं उड़ पाते हैं, जैसे ऑस्ट्रिक यानी शुतुरमुर्ग है ना, रिया, और भी। चोंच पाई जाती है, इसलिए इनमें जबड़े नहीं होते। ठीक है, अग्रपाद पंख में रूपांतरित हो गए हैं। पश्चपाद में शल्क होते हैं, पैरों में शल्क होता है, बाकी शरीर में नहीं होता। और ये जो पैर है पिछले वाले, चलने के लिए, तैरने के लिए, पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में, ये सब तरह से रूपांतरित होते हैं। त्वचा शुष्क होती है और इनके शरीर में पसीने की या आयल की ग्रंथियां पूरे शरीर में नहीं पाई जाती। सिर्फ पूंछ के पास, पूंछ जैसा जो बना होता है उसके पास एक तेल ग्रंथि होता है जिसको प्रीन ग्लैंड कहते हैं, और उसी से चोंच से ये तेल को अपने शरीर में पूरे फैलाते रहते हैं चोंच द्वारा। पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई और त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती है, इसको प्रीन ग्लैंड कहते हैं। अंतःकंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती हैं तथा वायु कोश युक्त होती हैं, इसको न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। इनके पाचन पथ में सहायक संरचना क्रॉप तथा पेशणी यानी गिजार्ड होता है। क्रॉप जो है भोजन को इकट्ठा करता है, उसको थोड़ा नम बना देता है, फिर आगे बढ़ के गिजार्ड में पहुंचता है, वो उसको पीसता है, क्योंकि दांत और जबड़े इनके पास नहीं है। ठीक है, और क्रॉप में क्रॉप मिल्क बनता है कबूतर में, पीजन में, जिसको ऐसे उड़ेल देता है अपने बच्चे के मुंह में। स्तन ग्रंथि नहीं पाई जाती। हृदय 4 प्रकोष्ठ का बना होता है। यह समतापी यानी होम्योथर्मल होते हैं। ठीक है, इनके शरीर का तापमान नियत होता है हमारे जैसा। श्वसन लंग्स के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा होता है, लेकिन वायु कोश एयर सैक इनमें सहायक होते हैं, है ना। इनमें एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कौवा यानी कारवश,
कोलंबा लिविया यानी कबूतर, कपोत लिख दिया है, कोलंबा लिविया कपोत मतलब कबूतर। सिटिकुला तोता, स्ट्रीथियो है, स्ट्रियो लिख दिया है, स्ट्रीथियो होता है ये, स्ट्रथियो, ठीक है, स्ट्रथियो, ये ऑस्ट्रिक है। पैवो क्रेस्टासस, ये मोर है जो भारत का नेशनल बर्ड है ना। एटिनोडाइटिस, ये पेंगुइन है जो उधर ठंडे इलाके में रहता है। और श्यूडोगाइपस, ये गिद्ध है। तो ये कुछ का नाम दिया है, कुछ का फोटो भी आपको दिखा देते हैं, देख सकते हैं, है ना। तो ये जो है ये शुतुरमुर्ग सबसे बड़ी पक्षी है, उड़ नहीं पाती है ना, तो इसको ध्यान रखें। इसके अंडे भी सबसे बड़े होते हैं और जो कि सबसे बड़ी कोशिका भी है, ठीक है। अब है वर्ग स्तनधारी, इनकी सबसे बड़ी विशेषता है स्तन ग्रंथियां, ठीक है। दूसरी, त्वचा में बाल होते हैं, है ना। बच्चे पैदा करते हैं, अंडे पैदा नहीं करते ज़्यादातर। सिर्फ एक ग्रुप है इनका स्तनियों का जिसको प्रोटोथीरियन कहते हैं। ये जो है काफ़ी हद तक रेप्टिलियन जैसे होते हैं, अंडे पैदा करते हैं, शरीर में सल्क होते हैं, है ना। और मेमरी ग्लैंड में टिट्स, चूचक नहीं होते हैं। ऐसे कई कैरेक्टर उनके जैसे होते हैं, रेप्टिलियन जैसे। लेकिन बाकी जो स्तनी हैं उनमें बिल्कुल स्तनियों जैसे गुण होते हैं, जैसे जो मैंने अभी आपको बताया। सभी प्रकार के वातावरण में ये पाए जाते हैं। बहुत ठंडे वाले ध्रुवीय भागों में, गर्म वाले रेगिस्तान में, जंगल, घास के मैदान, अंधेरी गुफा, सब जगह पाए जाते हैं। कुछ में उड़ने की क्षमता होती है, जैसे कि चमगादड़ एक स्तनी है। पानी में रहने का, जैसे कि ब्लू व्हेल है, डॉल्फिन है, सी काऊ है, ये पानी में रहते हैं। ये दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां इनके पास होती हैं, इसलिए स्तनधारी कहलाते हैं, बच्चे को पोषण देते हैं। 2 जोड़े पाद होते हैं, पैर, जो कई प्रकार से रूपांतरित होते हैं, चलने, दौड़ने, वृक्ष में चढ़ने, बिल में रहने, तैरने, उड़ने, कई प्रकार से रूपांतरित इनके पैर हाथ रहते हैं, जो आप समझ सकते हो किन में है। त्वचा पे रोम यानी बाल पाए जाते हैं, और बाह्य कर्ण पल्लव यानी ये पिन्ना पाया जाता है, जो किसी भी प्रकार के जीव में नहीं पाए जाते, बाल और पिन्ना। जबड़े में दांत कई प्रकार के होते हैं, ये सामने वाले इंसाइजर, फिर केनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर, है ना। कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ये दांतों के नाम हैं। और ये दांत हमारे ऐसे गड्ढे में धसे होते हैं ऐसे, है ना, तो गर्त दंती होते हैं। हृदय में 4 प्रकोष्ठ है, 2 आलिन 2 निलय। श्वसन की क्रिया डायफ्राम के द्वारा निर्धारित होती है। डायफ्राम ऐसे एक ऐसा रॉड जैसा होता है जो श्वसन खींचने और छोड़ने में मदद करता है ना। नर और मादा अलग अलग होते हैं, निषेचन आंतरिक होता है, और ज़्यादातर बच्चे पैदा करते हैं, जरायुज होते हैं। कुछ को छोड़ के लिखा है जो अंडे पैदा करते हैं, जिनको ओविपेरस कहते हैं, जैसे इकाइडना और प्लेटिपस, जिसको मेनिस, है ना। तो ये सभी अंडे पैदा करते हैं, बाकी सभी बच्चे पैदा करते हैं, है ना। तो उदाहरण आप देख सकते हैं, अंडज वाले में देखिए नाम लिखा है, अंडा जो पैदा करते हैं, देखिए प्लेटिपस, मैंने अभी नाम लिया था ना, जिसको ऑर्निथोराइंकस कहते हैं। यहाँ पर फोटो है, देखिए, डक बिल्ड प्लेटिपस। ये डक बिल्ड का मतलब क्या होता है? डक मतलब होता है वो जो डक होता है ना, जो पक्षी होती है ना डक, है ना, वो, और उसकी बिल मतलब चोंच, है ना, तो चोंच उसकी डक जैसी है इसलिए, ठीक है। डक मतलब बदक, ठीक है, तो बदक जैसा चोंच है ये, देखिए, है ना। और ये कंगारू है ना, चमगादड़ है और ब्लू व्हेल है। तो इतने सारे का फोटो है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए नाम है ऑर्निथोराइंकस, यही है, ठीक है, जो कि अंडे देती है। जरायुज में मैक्रोपस यानी कंगारू, टेरोपस यानी फ्लाइंग फॉक्स यानी कि बैट, कैमेलस मतलब ऊंट, मेकाका रिसस मेकाका बंदर, रेटस चूहा, कैनिस फैमिलियरिस कुत्ता, फेलिस फेसिस लिख दिया है, फेलिश होता है ये, ठीक है, फेलिस डोमेस्टिका ये बिल्ली, एलिफस हाथी, इक्वस घोड़ा, डेल्फिनस डॉल्फिन, वेलेनिप्टेरा ब्लू व्हेल, और पेंथरा टाइग्रिस बाघ, और पेंथरा लियो शेर, ये सब स्तनी में आते हैं, ठीक है। तो अब ये जो चार्ट है इसमें पूरा डिटेल दिया है, जो मैंने आपको पूरे क्लासिफिकेशन पढ़ाया है। तो आप इस चार्ट को बिल्कुल याद कर लेंगे, है ना। अब इस चार्ट को बार बार बताने की आवश्यकता नहीं समझता मैं, है ना। जैसे पोरीफेरा है तो इसमें सिर्फ कोशिकाएं होती हैं, ऊतक नहीं होती, है ना। सम्मिति में सभी प्रकार की सम्मिति है ना। गुहा नहीं होती शरीर में, खंडी भवन नहीं है, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र नहीं है, सिर्फ शरीर में छिद्र होते हैं जिससे नाल तंत्र बनते हैं। तो इस तरह का चार्ट जो है सबका दिया है। अब इसको खाली पढ़ दूंगा तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ों को मैं डिटेल में आपको पूरे क्लास में समझा चुका हूँ, ठीक है। तो इनको आप
देख करके याद करिएगा, आपके पास पुस्तकें तो है ही हैं, इस चार्ट को देख लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में और हम अध्याय 5 चालू करेंगे, जिसमें पौधे के संरचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे अपन, आकारिकी है ना, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी के हम अध्ययन करेंगे अगले क्लास में। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय।